एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब लोग सेफ़ होंगे और रमज़ान सबके अच्छे जा रहे होंगे माशाल्लाह से। तो आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे सैलिसाइलेट के एसएआर को, कि जो सैलिसाइलेट्स हैं, जो सैलिसाइलिक ड्रग ऑफ क्लास है, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी पायरेटिक और एनर्जेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, तो वो किस वजह से प्रोड्यूस करती है उसके एसएआर को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और फिर उसके डेरिवेटिव्स के एसएआर को भी हम देखेंगे। सबसे पहले अगर हम सैलिसाइलेट्स के इंट्रोडक्शन की बात करें तो सैलिसाइलेट जो है वो बेसिकली अगर उसके स्ट्रक्चर को बात करें तो सैलिसाइलेट कंसिस्ट ऑफ द बेंजीन रिंग हैविंग द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, सही है, एंड ऑर्थो टू दैट कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज़ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। एक तो ये डेफिनेशन हो गई, और वी कैन से दैट इट कंसिस्ट ऑफ द बेंजीन रिंग एंड द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड ऑर्थो टू दैट हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज़ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये हमने इसकी स्ट्रक्चर को डिफाइन कर लिया। अब हम स्ट्रक्चर से एक्टिविटी को रिलेट करते हैं, सही। अच्छा जी, अगर हम बात करें तो बेसिकली दिस क्या कहते हैं, हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द क्या कहते हैं हमारे पास सैलिसाइलेट, इट क्या कहते हैं हमारे पास स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सैलिसाइलेट स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज द एसिडिक सेंटर, सही है, एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द एसिडिक कैरेक्टर टू द स्ट्रक्चर, सही है। अच्छा जी, हमने बात की कि सैलिसाइलेट कंसिस्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड दिस कार्बोक्सिलिक ग्रुप इट एक्ट एज अ एसिडिक सेंटर एंड इट रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द एसिडिक कैरेक्टर टू द स्ट्रक्चर एंड इट इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटी, पोटेंसी एंड टॉक्सिसिटी ऑफ द सैलिसाइलेट्स, सही है। एक्टिविटी, पोटेंसी और टॉक्सिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि अगर हम यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऊपर सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हमारे पास एक्टिविटी पे फ़र्क पड़ेगा क्योंकि उसकी एसिडिटी कम हो जाएगी, एक्टिविटी में भी फ़र्क पड़ेगा, या तो एक्टिविटी बढ़ सकती है और अगर हमने कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया जिससे एसिडिक प्रॉपर्टी और ज़्यादा बढ़ गई, एसिडिक कैरेक्टर और ज़्यादा बढ़ गया तो उसकी एक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर हमने कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया जिसकी वजह से एसिडिटी कम हो जाएगी तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक्टिविटी भी कम हो जाएगी और पोटेंसी भी कम हो जाएगी और टॉक्सिसिटी को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, सही है। अच्छा जी, अगर हम कार्बोक्सिलिक की बात करें, अगर हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप की यहाँ पर जो है वो इसकी अमाइडिफिकेशन या फिर ईस्टरिफिकेशन करवा देते हैं, सही है। दो चांसेस होते हैं कि हम यहाँ पे अमाइड ग्रुप भी ऐड कर सकते हैं और ईस्टर ग्रुप भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप को अमाइड ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर देंगे तो जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से कंपाउंड के अंदर एनर्जेटिक एक्टिविटी तो रहेगी लेकिन उसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी जो है वो एबॉलिश हो जाएगी, सही है। तो ये वाली बात है कि अगर हम यहाँ पे अमाइडिफिकेशन करवा देंगे, अमाइड ग्रुप ऐड करवा देंगे तो हमारे पास क्या होगा, द कंपाउंड विल मेंटेन द एनर्जेटिक एक्टिविटी बट इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी गेट एबॉलिश, सही है। ये इसका जर्नल रूल है, सही है। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो यहाँ पे प्रेजेंट है। पहले हमने जर्नल एसआर का पहला पॉइंट डिस्कस किया कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप को डिस्कस कर लिया हमने पूरा, कि हमारे पास दो चांस है कि हम अमाइडिफिकेशन भी करवा सकते हैं, ईस्टरिफिकेशन भी करवा सकते हैं, और अगर हम अमाइडिफिकेशन करवाएंगे इसके तो जो हमारे पास डेरिवेटिव्स बनेंगे उनकी एनर्जेटिक एक्टिविटी जो है वो रिटेन रहेगी लेकिन उनकी एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी जो है वो वीक होगी, सही, या एबॉलिश हो जाएगी, सही है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करेंगे द हाइड्रोक्सिल ग्रुप दैट इज़ प्रेजेंट पैरा ऑर्थो टू दैट कार्बोक्सिल ग्रुप इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोटेंसी एंड टॉक्सिसिटी एसोसिएटेड विद द सैलिसाइलेट, यानी कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये पोटेंसी और टॉक्सिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड नॉट ओनली दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या कहते हैं हमारे पास, बट आल्सो इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप पोजीशन इज इंपॉर्टेंट। इफ दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज शिफ्ट टू द मेटा पोजीशन और द पैरा पोजीशन देन द एक्टिविटी ऑफ द क्या कहते हैं हमारे पास स्ट्रक्चर गेट किल्स, यानी कि अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप को मैं ऑर्थो पोजीशन से हटाकर मेटा पे या पैरा पे शिफ्ट कर दूं तो क्या होगा, एक्टिविटी गेट किल्स, सही है। तो ये हमारी बात है। अच्छा जी, और अगर हम बात करें, अब हमने दोनों मेजर ग्रुप्स को डिस्कस कर लिया, अब हम बात करेंगे बेंजीन रिंग पे जो पोजीशंस हैं। तो अगर हम 5th पोजीशन पे विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 4 5 वी कैन डन द सब्स्टिट्यूशन ऑन 3 4 5 पोजीशन, सही है। बेसिकली इफ़ वी सब्स्टिट्यूट
any group on the fifth position, it will enhance the anti-inflammatory activity of this salicylate structure. अगर हम फिफ्थ ग्रुप पे कोई भी ग्रुप ऐड करते हैं तो क्या होगा, बेसिकली हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी ऑफ द salicylate गेट इंक्रीज, यानी कि सब्सटीट्यूशन ऑन फिफ्थ पोजीशन enhances the anti-inflammatory एक्टिविटी. सही है, ये हमने कंक्लूड कर लिया. एंड इफ़ वी ऐड द हेलोजन ग्रुप ऑन द थर्ड ऑन द फिफ्थ एंड द सिक्स पोजीशन, अगर हम फिफ्थ और सिक्स पोजीशन पे हेलोजन ग्रुप का ऐड कर देंगे तो हमारे पास कंपाउंड की टॉक्सिसिटी और पोटेंसी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी. सही है. इफ़ वी ऐड क्लोरीन, फ्लोरीन, अगर हम फ्लोरीन को फिफ्थ और सिक्स पोजीशन पे ऐड करेंगे तो कंपाउंड की टॉक्सिसिटी और पोटेंसी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी. तो ये हमारे पास जो है वो जर्नल ऐसे आता है सैलिसाइलेट्स का. अब हमारे पास अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट ड्रग्स के SARs को, कि डिफरेंट ड्रग में जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास कौन कौन मतलब उनके अंदर कौन से फंक्शन ग्रुप है और वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है. स्टार्ट करते हैं सबसे पहली ड्रग से, जो है हमारे पास फिनाइल सैलिसाइलेट. सही है. फिनाइल सैलिसाइलेट का मतलब क्या है कि हमारे पास सैलिसाइलेट के स्ट्रक्चर में ही फिनाइल ग्रुप मौजूद है. आप सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक बेंजीन रिंग बनाएंगे. सही है. हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनाएंगे और उसके ऑर्थो पे क्या बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप. लेकिन आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे फिनाइल ग्रुप की एडिशन कर देंगे. सही है. तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फिनाइल सैलिसाइलेट. अगेन दिस acidic center responsible for the activity, toxicity and the potency. This hydroxyl group is also responsible for toxicity and potency. और वही सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं. बट हेयर द कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या कहते हैं हमारे पास, वी एट द फिनाइल ग्रुप इन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप. बेसिकली हमने एरोमेटिक रिंग को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ऐड कर दिया, जिसकी वजह से, क्योंकि अगर आप आगे जाके हम जब डिस्कस करेंगे एराइल प्रोपियोनिक एसिड और एराइल एल्कानोनिक एसिड में, तो उसमें हमारे पास जो स्ट्रक्चर में एरोमेटिक रिंग्स होती हैं वो जो है वो फ्लैट सरफेस को रिप्रेजेंट करती हैं. सही है. और वो एरोमेटिक रिंग्स जो होती हैं बेसिकली वो ड्रग को बाइंड करवाने में रिस्पॉन्सिबल होती हैं विद द रिसेप्टर, मतलब बाइंडिंग विद रिसेप्टर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं. क्योंकि ये जो बेंजीन रिंग्स है बेसिकली ये हमारे पास हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन करके बेसिकली ये लिपिड पार्ट ऑफ द ड्रग को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है. तो ये रिसेप्टर पे जब ये ड्रग जो है वो हमारे पास रिसेप्टर के पास जाती है, अपने साइट ऑफ एक्शन पे जाती है, तो ये जो हमारे पास बेंजीन रिंग्स होते हैं ये हमारे पास रिसेप्टर के ऊपर एक मेजर पोर्शन होता है, लिपिड पोर्शन होता है, जहाँ पे जाके ये जो लिपिड पोर्शन ऑफ द ड्रग है वो जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन करके जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास रिसेप्टर से बाइंड करता है और फिर एक ड्रग अपना एक्शन जो है वो परफॉर्म करती है. सही है. यानी कि हमने एक तो इसके पास ऑलरेडी एक बेंजीन रिंग मौजूद थी, अब हमने दूसरी बेंजीन रिंग इस पर ऐड करके क्या कर दिया, इसकी बाइंडिंग को जो है इंप्रूव कर दिया. तो फिनाइल रिंग क्या कर रही है, वो लिपोफिलिक पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, ड्रग के फ्लैट सरफेस को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये रिस्पॉन्सिबल है बाइंडिंग ऑफ द रिसेप्टर के लिए. और बाकी सारी चीज़ें सेम वही जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. अब वो सारे जनरल SAR के पॉइंट्स यहाँ पे भी जो है वो ऐड कर सकते हैं. जैसे मैंने बताया कि OH की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर मैं इस OH की पोजीशन को ऑर्थो से पैरा मेटा या पैरा पे शिफ्ट कर दूँ तो इस कंपाउंड की एक्टिविटी एबॉलिश हो जाएगी. और अगर मैं फिफ्थ और सिक्स पोजीशन पे क्लोरीन ग्रुप ऐड कर दूँ तो उसकी टॉक्सिसिटी पोटेंसी इंक्रीज हो जाएगी. और अगर मैं फिफ्थ पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो हमारे पास क्या होगा, कंपाउंड की एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी इनहेंस हो सकती है. तो ये जर्नल SAR है. लेकिन जो फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है वो हमारे पास क्या करें, हमने फिनाइल सैलिसाइड में सैलिसाइलिक एसिड पे जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप था उसके हमने एक H को फिनाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया. फिनाइल ग्रुप रिप्रेजेंट करे फ्लैट सरफेस को और ये बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है रिसेप्टर से विद द हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन. सही है. तो ये फिनाइल सैलिसाइलेट है. फिनाइल सैलिसाइड के बाद हमारे पास सेकेंड जो ड्रग आती है वो आती है हमारे पास, अगर हम सेकेंड ड्रग में आते हैं सैलिसाइलअमाइड. सही है. अच्छा, फिनाइल सैलिसाइलेट में बेसिकली इसके एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा हैं, साइड इफेक्ट भी वही वाली बात है कि GI इरिटेशन करवाएगी. सही. अच्छा, सैलिसाइलअमाइड में हमने क्या किया, हमने जो है वो अब क्या किया, अब हमने अमाइडिफिकेशन करवा दी कार्बोक्सिलिक ग्रुप की. कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे हमने क्या ऐड कर दिया, NH2 ग्रुप. सही है.
जिसकी वजह से हमारे पास अब क्या हुआ, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जब हमने NH2 ग्रुप ऐड किया, कोई बेसिक ग्रुप ऐड किया, तो क्या हुआ, कंपाउंड की एसिडिटी, इस फंक्शनल ग्रुप की एसिडिटी कम हो गई, अमाइड में कन्वर्ट हो गया, सही है, और जिसकी वजह से एसिडिक कैरेक्टर भी कम हो गया और एक्टिविटी भी जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास कम हो गई, और इसके साथ साथ टॉक्सिसिटी भी कम हो गई, क्योंकि मैंने बताया कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटी, पोटेंसी एंड द टॉक्सिसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। जब हमने इसके अंदर NH2 ग्रुप ऐड किया, जैसे हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं, जब हम अमाइडिफिकेशन करवाएंगे इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप की, तो इसका एनर्जेसिक इफेक्ट तो रिटेन रहेगा। मतलब ये ड्रग जब हमने जो सैलिसाइलामाइड है उसका एनर्जेसिक इफेक्ट तो होता है, लेकिन उसका वीक एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है, सही है। वो क्यों है, क्योंकि हमने अमाइडिफिकेशन करवा दी, इसके एसिडिक कैरेक्टर को कम कर दिया। और सेकंड वाली बात है कि इसके GIT एडवर्स इफेक्ट्स जो है वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर ड्रग्स, क्योंकि NH2 ग्रुप ऐड करने की वजह से इसकी टॉक्सिसिटी में भी जो है वो फ़र्क पड़ा, सही। अब थर्ड ड्रग्स को डिस्कस करते हैं। बेसिकली थर्ड ड्रग हमारे पास है एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, सही है। इसको हम ज़रा थोड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड को, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड में हमने क्या किया, अब हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे एसिटाइल ग्रुप की एडिशन करवा दी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रहने दिया सेम, हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे एडिशन करवा दी किसकी, एसिटाइल ग्रुप की, सही है। जब हमने एसिटाइल ग्रुप की एडिशन करवा दी, इसमें तो ये जो ड्रग है बेसिकली ये क्या कहलाती है, एस्प्रिन। और एस्प्रिन क्या है, बेसिकली इरिवर्सिबल नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, सही है। जब जैसे ही हमने एसिटाइल ग्रुप को ऐड किया तो इस ड्रग की सेलेक्टिविटी जो है वो चेंज हो गई, सही है। पहले सैलिसाइलेट की सेलेक्टिविटी कुछ और थी, अब ये क्या बन गई, इरिवर्सिबल बन गई, और ये नॉन सेलेक्टिव बन गई, सही है। इरिवर्सिबल का मतलब कि ये नॉन कॉम्पिटिटिव है, सही है। अच्छा, अब ये एसिटाइल ग्रुप जो हमने यहाँ पे ऐड किया है, ये इसके एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सही है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन एसिटाइल ग्रुप बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है बेसिकली हमारे पास रिसेप्टर से। अब किस तरह से बाइंड करते हैं हम वो चेक करते हैं। बेसिकली होता है क्या है, हमारे पास COX-2 और COX-1 एंजाइम है, क्योंकि वो इरिवर्सिबल है, नॉन सेलेक्टिव है, तो वो COX-1 से भी बाइंड करेगी और COX-2 पे भी बाइंड करेगी। बेसिकली जो हमारे पास एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड है उसके पास क्या है, एसिटाइल ग्रुप है, सही है। अब मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ कि ये जो है वो क्या कहते हैं, एक तो इसकी नॉन सेलेक्टिविटी और ये इरिवर्सिबल कैसे है। बेसिकली ये जो एसिटाइल ग्रुप है ये क्या करता है, ये कॉक्स एंजाइम की तरफ जाता है, COX-1 या COX-2 पे जाता है, और वहाँ पर उसके पास सीरीन रेजिड्यूज़ होते हैं, सही है। एक अमाइनो एसिड के रेजिड्यूज़ होते हैं दोनों पर, सही। ये एसिटाइल ग्रुप क्या करता है, ये जाके इरिवर्सिबली मैनर में क्या करता है, इरिवर्सिबली मैनर का मतलब कि ये हमारे पास सीरीन रेजिड्यूज़ को एसिटाइलेट कर देता है। एसिटाइलेट जो हमारे पास एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड है, जब वो जाता है COX-1 एंजाइम के, तो अपने एसिटाइल ग्रुप को यूज़ करते हुए सीरीन रेजिड्यूज़ की एसिटाइलेशन कर देता है, यानी कि उसके साथ एक कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बना लेता है। और जो कोवलेंट बॉन्ड होता है बेसिकली वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से ये ड्रग जो है वो बेसिकली इरिवर्सिबल है। कोवलेंट बॉन्ड भी जब कोई ड्रग बनाएगी तो वो इरिवर्सिबल में आएगी, और वो जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास हटेगी नहीं, वो तभी हटेगी जब ये कॉक्स एंजाइम जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता, या इसकी जगह पे कोई नया कॉक्स एंजाइम जो है रिप्लेस नहीं होता। जब एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड COX-1 के सीरीन रेजिड्यूज से बाइंड करती है तो वो क्या करती है, वो जाके COX-1 को इनहिबिट कर देती है, सही है। और जब वो COX-2 पे जाके बाइंड करती है सीरीन रेजिड्यूज से, तो वो उसको मॉडिफाई कर देती है, सही है। जब इसकी इनहिबिशन हो गई तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स और हमारे पास क्या कहते हैं बाकी जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं और थ्रोम्बोक्सिन वगैरह उसकी जो है वो सिंथेसिस रुक जाती है, सही है। जब थ्रोम्बोक्सिन की सिंथेसिस रुक जाती है तो ये एंटी प्लेटलेट इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस रुक जाती है तो उसका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट आता है, लेकिन एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट जो है वो COX-2 की वजह से भी आता है। जब वो COX-2 को जाके एसिटाइलेट करती है बेसिकली सीरीन रेजिड्यूज को COX-2 के ऊपर, तो वो उसको मॉडिफाई कर देती है उस एंजाइम को। मॉडिफाई करने का मतलब ये है कि अब जो हमारे पास जो COX-2 होता है वो नॉर्मली क्या बना रहा होता है, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, लेकिन जब वो मॉडिफाई हो जाता है तो वो क्या बनाता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स बनाना शुरू कर देता है, जिसमें हमारे पास लिपोक्सिन्स आते हैं, सही है। लिपोक्सिन A2, लिपोक्सिन B2, ये लिपोक्सिन्स क्या करते हैं, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं जो इन्फ्लेमेशन को जो वो रिड्यूस करेंगे। तो इस तरह से जब एसिटाइल ग्रुप जब हमने ऐड किया सैलिसाइलिक एसिड के अंदर तो वो इरिवर्सिबल ड्रग बन गई, नॉन सेलेक्टिव ड्रग बन गई, और ये एसिटाइल ग्रुप इसकी नॉन सेलेक्टिविटी या इरिवर्सिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि इरिवर्सिबली एसिटाइलेट करता है हमारे पास जाकर, और इसके एक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। और हमारे पास क्या कहते हैं ये जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास, क्योंकि नॉन सेलेक्टिव है तो इसके एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा होंगे, क्योंकि
ये कॉक्स 1 एंजाइम को इनहिबिट करी, और मैंने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस कर चुका हूँ कि कॉक्स 1 एंजाइम जो है वो हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजी का पार्ट होता है। वो नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस कर रहा होता है, और बेसिकली हमारे पास जो गैस्ट्रिक की स्टमक लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करके रख रहा होता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर रहा होता है, म्यूकस की प्रोडक्शन करवा रहा होता है ताकि HCl डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आए हमारे पास स्टमक की लाइनिंग से और डैमेज ना हो। लेकिन जब एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड स्टमक के कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट कर देती है तो हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस नहीं हो पाती, और HCl डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आ जाता है हमारे पास स्टमक लाइनिंग से, म्यूकस की प्रोडक्शन रुक जाती है, बाइकार्बोनेट की प्रोडक्शन रुक जाती है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक अल्सरेशन और गैस्ट्रिक ब्लीडिंग का चांस हो जाता है, जो इसका जो है वो क्या कहते हैं एक एडवर्स इफेक्ट है। सही है, और बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट हैं वो जो हायर डोजेस पे आते हैं। अच्छा, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड के बाद जो चौथी ड्रग आती है बेसिकली वो आती है हमारे पास सैलिसिलेट। सही है, सैलिसिलेट की अगर हम बात करें तो सैलिसिलेट इज़ द डाइमर ऑफ सैलिसाइलिक एसिड। डाइमर का मतलब क्या है कि वो दो मॉलिक्यूल्स ऑफ सैलिसाइलिक एसिड के ऊपर जो है वो कंपोज करी होगी। सही है। अच्छा, कैसे बनी बेसिकली ये एक मॉलिक्यूल ऑफ सैलिसाइलिक एसिड, सही है, दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ सैलिसाइलिक एसिड। जो पहला मॉलिक्यूल है सैलिसाइलिक एसिड का उसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप या दूसरा मॉलिक्यूल में से जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH है, सही है, और इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप का H है। सही है, ये दोनों मिलके क्या किया उन्होंने, वाटर को जो है वाटर की फॉर्म में वो रिमूव हो गए, और ये दोनों सैलिसाइलेट्स ने जो है वो क्या किया, सैलिसाइलिक एसिड ने क्या किया, अपने दरमियान एक बॉन्ड बना लिया। सही है, इस कार्बोक्सिलिक का OH निकला और इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप का H निकला, तो कार्बोनाइल और O ने जो है वो बॉन्ड बना लिया, दोनों की बेंजीन को कनेक्ट कर लिया। सही है, एक के पास हमारे पास जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा और एक के पास जो है वो OH ग्रुप होगा। तो ये क्या है, ये जो है वो हमारे पास क्या बन गया, सैलिसिलेट। सही है, और ये सैलिसिलेट वापस से जब बॉडी के अंदर जाता है तो वापस से इसके अंदर वाटर ऐड होगा। वाटर ऐड होने के बाद क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप वापस से OH ग्रुप लेगा इससे, और जब वो जो O होगा बेसिकली वो H ग्रुप लेगा इससे, और दोनों मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो जाएंगे। तो यानी कि एक सैलिसिलेट का मॉलिक्यूल्स बॉडी में जाने में जो है वो दो मॉलिक्यूल्स ऑफ सैलिसिलिक एसिड जो हमें देता है, वापस से हाइड्रोलिसिस होती है इस मॉलिक्यूल की, और जो है वो दो जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास सैलिसाइलिक एसिड के मॉलिक्यूल देता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास इससे डोजेज फ्रीक्वेंसी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, पेशेंट को बार बार लेना नहीं पड़ता, क्योंकि एक सैलिसिलेट का मॉलिक्यूल दो सैलिसाइलिक एसिड के मॉलिक्यूल जो है वो हमें दे रहा है। सही है। अच्छा, अब जो हमारे पास लास्ट ड्रग है बेसिकली वो कौन सी ड्रग है, वो है डायफ्लूनिसल। सही है, अगर हम डायफ्लूनिसल को देखें तो डायफ्लूनिसल में बेसिकली हमारे पास क्या है, सही है, डायफ्लूनिसल में हमने क्या किया, हमने जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास यहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास जो है वो बेंजीन रिंग की एडिशन करवा दी। सही है, बेंजीन रिंग के साथ साथ हमने यहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं दो फ्लोरीन ग्रुप्स जो है वो ऐड करवा दिए। बेसिकली डायफ्लूनिसल में हमारे पास दो फ्लोरीन ग्रुप्स होते हैं। सही है। अच्छा, जब हमने इस मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो दो फ्लोरीन ग्रुप्स जो है वह ऐड करवाए, जिसकी वजह से इस कंपाउंड की एक तो बाइंडिंग बढ़ गई और इसके साथ साथ इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी ज़्यादा होती है। और डायफ्लूनिसल हमारे पास रिवर्सिबल क्या कहते हैं हमारे पास नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर होते हैं, इसके GIT एडवर्स इफेक्ट एक जो है वो होते हैं, और बेसिकली ये जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटीज़ की ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ द टू फ्लोरीन ग्रुप, और हमने 5th पोजीशन पे ऐड करवाई तो कंपाउंड की एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी इनहेंस हो गई। और ये जो बेंजीन रिंग्स हैं ये हमारे पास वो जैसे मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि हमारे पास वो जो है वो बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये एक्टिविटी टॉक्सिसिटी पोटेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, OH ग्रुप पोटेंसी टॉक्सिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास अगर मैं OH को मेटा या पैरा पे लगा दूँ तो हमारे पास क्या होगा, एक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड गेट एबॉलिश। तो यहाँ पे आगे हमने सैलिसाइलेट्स का जो है वो एक सैलिसाइलेट का पहले जर्नल SAR डिस्कस किया, फिर हमने उनको ड्रग के SAR डिस्कस किए, इसमें फिनाइल सैलिसाइलेट के डिस्कस किया कि फिनाइल रिंग क्या कर रही है, सैलिसाइलामाइड में हमने NH2 का डिस्कस किया कि NH2 की वजह से क्या इफेक्ट आया, एसिटाइल सैलिसाइलिक में एसिटाइल ग्रुप ऐड करने की वजह से क्या इफेक्ट आया, और
सैलिसिलेट का डिस्कस किया, जब हमने 2 सैलिसिलिक एसिड के मॉलिक्यूल को एक साथ कंडेंस कर दिया तो हमें फ़ायदा क्या हुआ, डोजेज फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो गई कि बार बार पेशेंट को लेना नहीं पड़ेगा। और फिर डाइफ्लूनिसल की बात की जिसमें हमने 2 फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स को ऐड कर दिया। अच्छा, आप इसके स्ट्रक्चर को देख लीजिएगा, बेसिकली थोड़ा मुझे सही नहीं लगा, लेकिन आप फिर भी देख लीजिएगा स्ट्रक्चर बनाते हुए। लेकिन मैंने इसका SR जो है आपसे डिस्कस कर दिया कि जब हमने 5th पोजीशन के ऊपर क्या कहते हैं डाइफ्लोरोफिनाइल रिंग ऐड की, जिसकी वजह से कंपाउंड की एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी इनहेंस हो गई और बाइंडिंग भी इनहेंस हो गई। रिवर्सिबल नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर है, उसके भी GI एडवर्स इफेक्ट होते हैं। तो यहाँ आके हमने सैलिसाइलेट्स जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास SR कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 3rd जो है वो क्लास को डिस्कस करेंगे, एराइल प्रोपियोनिक एसिड और एराइल क्या कहते हैं हमारे एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ जाएगी। कोई भी अगर आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट में अपना जो है वो क्वेश्चन दे सकते हैं और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और क्या कहते हैं लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जो है वो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।